साथियों, आज हमारे साथ है दिलशाद अली। ये भाई HPSC हरियाणा पब्लिक कमीशन सर्विस से परेशान है। इसका दुख सुनने के लिए आए हैं। दुख सुनेंगे भाई का। भाई साहब, एक तो अपना परिचय, कहाँ से हो और क्वालिफिकेशन वगैरह का एक बार बताओ। मेरा नाम दिलशाद अली है। मैं विलेज बरपुर, तहसील रतिया, डिस्ट्रिक्ट फतेहाबाद से हूँ। और मैंने अभी अभी मेरा जो PhD का सबमिशन है वो किया है। ऑलमोस्ट मेरी PhD है वो कंप्लीट हो चुकी है। और बात रही मेरी क्वालिफिकेशंस की, जो अदर क्वालिफिकेशंस है, तो HPSC की जो वैकेंसीज थी असिस्टेंट प्रोफेसर की, उसकी जो एलिजिबिलिटी, असिस्टेंट प्रोफेसर कौन से सब्जेक्ट? इंग्लिश से। अच्छा, इंग्लिश से। उसकी जो एलिजिबिलिटी है वो मास्टर्स और नेट होती है। ठीक है। तो जो नेट था वो मैंने, जब मैं MA में एडमिशन लिया था मैंने, तो फर्स्ट ईयर में, फर्स्ट सेमेस्टर में और सेकंड सेमेस्टर में मेरा नेट और JRF कर लिया था मैंने। ठीक है। और मैंने ओवरऑल 5 बार नेट और 2 बार JRF। 5 बार नेट? हाँ जी, 5 बार नेट और 2 बार JRF किया। 2 बार JRF भी मैंने फर्स्ट ईयर में ही, मास्टर्स फर्स्ट ईयर में कर लिया। ठीक है। हाँ जी। तो जो आजकल आप लोगों का धरना है वो किस चीज को लेके है? आप लोग धरने पे क्यों बैठे हुए? देखिए, जैसा मतलब सभी को पता है कि जो वैकेंसीज आई थी इंग्लिश की, जो और सब्जेक्ट की भी आई थी, इंग्लिश की भी थी, 613 पोस्ट थी। उसमें से उन्होंने 145 कैंडिडेट्स, 145 कैंडिडेट्स ही सिलेक्ट किए। बाकियों को बोल दिया कि भी आप एलिजिबल नहीं है। 35% का जो क्राइटेरिया लगाया वो बच्चों को जानबूझ के फेल करने के लिए उन्होंने लगाया था, ताकि मतलब उनको ये बोल दिया जाए कि बच्चे जो है एलिजिबल नहीं है, 35% का जो क्राइटेरिया है वही पास नहीं कर पा रहे हैं। अभी मैं ये बताना चाहूँगा आपको कि प्री का जो सिलेबस है, जो पेपर हुआ था हमारा, उसमें मैंने 92 स्कोर किया था नेगेटिव मार्किंग में। मेरी फर्स्ट रैंक थी OBC कैटेगरी में। OBC कैटेगरी में फर्स्ट रैंक थी 92 100 में से। भाइयों, सुनने वाली बात ये है, BCA कैटेगरी में इन्होंने अपनी कैटेगरी में हरियाणा का टॉप रैंक, नंबर 1 रैंक पे थे। सुन लेना एक बार, नंबर 1 रैंक के आदमी है ये। आगे बताओ जी। तो सिलेबस वही था। फिर हम जाते हैं मेंस में, जो डिस्क्रिप्टिव हुआ था, उसमें हम अच्छा लिख के आते हैं। 15 के 15 क्वेश्चन है, मैंने बहुत अच्छे लिखे थे। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं था, 1-2 क्वेश्चन थे जो ट्रिकी थे, लेकिन वो भी अटेम्प्ट किए थे, सारे के सारे अटेम्प्ट किए थे। और बाद में वो हमें ये बोल देते हैं कि 35% है, वो भी नहीं आया। मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा, हम सारे क्वेश्चन अच्छे से अटेम्प्ट करके आए हैं, फर्स्ट में मेरा इतना अच्छा स्कोर रहा है, और वो डिस्क्रिप्टिव में ये बोल देते हैं कि तुम्हारे 35% नहीं आए। जो हम ग्रेजुएशन मेरी ऑनर्स से है, इंग्लिश ऑनर्स से ही मेरी जो ग्रेजुएशन है वो है, मास्टर्स है, और PhD भी अभी मैंने ऑलमोस्ट कर ली है। ठीक है। तो मतलब ये बोल देते हैं आपको 35% मार्क्स नहीं आ रहे। तो हमें ये बात समझ में नहीं आ रही वो मतलब आपने चेकिंग कैसे की है। अगर हमारे मार्क्स नहीं आ रहे हैं तो आप हमें हमारी जो सीट है वो दिखा दो, वो पब्लिक कर दो। नहीं, आपको पास क्यों नहीं किया गया? जब एक पेपर में आप हरियाणा टॉप कर सकते हो तो दूसरे पेपर में आपको 35% भी क्यों नहीं दिए गए? उसका रीजन क्या हो सकता है? रीजन वो करना नहीं चाहते ना, वो लगाना नहीं चाहते हैं हमें। वो बोल देंगे भी आप कॉलेजेस में आप वैसे कॉन्ट्रैक्ट बेस पे पढ़ाओ। जो रिसर्च स्कॉलर्स जो आए हैं वो उनसे पढ़वाते हैं। यूनिवर्सिटीज में हम पढ़ाते हैं, 5 साल से हम यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हैं। ठीक है। अब फिर वो कॉलेजेस में जो स्कॉलर्स हैं वो कॉलेजेस में पढ़ाएंगे, तो वो कम पैसों में पढ़ा रहे हैं। अगर परमानेंट वो लगाएंगे तो उनको ज्यादा जो पूरी सैलरी है वो देनी पड़ेगी। तो परमानेंट जॉब नहीं देना चाहते ना ये। साथियों, समझने की बात ये है भी सरकार परमानेंट कर्मचारी, परमानेंट प्रोफेसर, परमानेंट लेक्चरर नहीं रखना चाह रही। उसका सबसे बड़ा कारण फाइनेंशियली है। अगर परमानेंट स्टाफ रखेगी गवर्नमेंट तो उसको 2 लाख से 3 लाख रुपए सैलरी देनी पड़ेगी, लेकिन अगर स्कॉलर्स को लगाएंगे तो उसको 10-15 हजार रुपए ही शायद देते हैं। 10-15 हजार रुपए में रखकर अपना 3 लाख रुपए वाला काम सरकार निकालना चाहती है और बच्चों को रोजगार नहीं देना चाह रही। और इसमें दिलशाद भाई ये भी आया था भी हरियाणा से बाहर के बच्चे ज्यादा है, वो क्या? कई सब्जेक्ट है जिनका अभी फाइनल रिजल्ट आ चुका है, तो उसमें देखने को मिला, जैसे फिजिकल एजुकेशन का रिजल्ट था, 59 जो जनरल कैटेगरी की पोस्ट थी उसमें से 29 बाहर के बच्चे हैं। पंजाबी का, उसमें 11 के बच्चों में से शायद 10 या 9 बच्चे बाहर के हैं, हरियाणा के नहीं है। तो मतलब कुछ एक सब्जेक्ट जिनका रिजल्ट आ चुका है, जनरल कैटेगरी में बच्चे बाहर से भी हैं और अच्छे खासे बच्चे हैं बाहर से। नहीं, आप तो BC कैटेगरी से हो। BC कैटेगरी की तो सरकार है, CM भी BC कैटेगरी से है, तो वो आपकी बात नहीं सुनता।
सीएम सरकार जो है वो बाहर से चल रही है ना, ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट से चल रही है, सीएम के हाथ में कुछ थोड़ी ना है। बाहर से जैसे ऑर्डर आते हैं आलोक वर्मा या जो आरएसएस के जो है वो जो जैसा चाहते हैं वैसा ही हो रहा है। ये सीएम तो नाम मात्र है ना, कठपुतली सरकार है। वो तो एक मैंने कहीं सुना भी था भाई, सीएम सैनी साहब जब एचपीएससी के चेयरमैन आलोक वर्मा को फोन करते हैं तो वो फोन देख के फोन उल्टा करके रख देते हैं, सीएम का फोन भी नहीं उठाते। हो सकता है ऐसा भी, नहीं, मैंने सुना था। जैसे मतलब साथियों, जिस बीसी और एससी का वोट बैंक मांग कर वोट लेकर ये सरकार सत्ता में आई थी, आज वही बीसी और एससी के बच्चे इस सरकार से ज्यादा परेशान है। टॉपर बच्चे, ये लड़का अपनी सारी जिंदगी में बिल्कुल पीएचडी की, 5 बार नेट किया, एमएससी की, सब कुछ करने के बाद भी आज टॉप करने के बाद भी आज धरने पर क्यों बैठा है, ये सोचने का विषय है। और जनरल कैटेगरी के तो चलो, ये तो जनरल कैटेगरी को तो ये सरकार देख के खुशी नहीं है, लेकिन बीसी वालों को तो ये बहुत कुछ देख के राजी थे। तो आपके नाम के पीछे तो कोई रहस्य तो नहीं है? जैसे देखो नैरेटिव जो चल रहा है आजकल, मतलब थोड़ा सा हो भी सकता है। जैसे हिस्ट्री का एक रिजल्ट आया है, उसमें मेरा कजन है जावेद खान नाम से है, तो उसके साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ है। तो वो बोल रहा है अभी शायद मेरे को लग रहा है अभी मेरे पीछे खान या जावेद थोड़ा सा मुस्लिम करके थोड़ा ऐसा डिस्क्रिमिनेशन शायद हुआ होगा, लेकिन ये भाई इस बात से मना भी नहीं कर सकते भी, इनके नाम को लेके भी इनको जानबूझ के बाहर रखा जा रहा हो, क्योंकि इनका नाम दिलशाद अली है, इनके पीछे अली लगा हुआ है, खान जावेद जिसके नाम के आगे लग जाता है। और ये जो सरकार जिस विचारधारा की सरकार बैठी है, ये डिवाइडेशन का जो इनका रूल है वो उसको फॉलो करते हुए हो सकता है जानबूझकर भी इन बच्चों को बाहर रखा जा रहा है। लेकिन इन्होंने जीआरएफ 2 बार 5 बार नेट और सारी चीजें करने के बाद, हरियाणा टॉप करने के बाद भी नौकरी नहीं मिल रही। तो साथियों, आज इनको सहयोग की जरूरत है, आंदोलन की जरूरत है, आप लोगों के समर्थन की और प्यार की जरूरत है। आप क्या अपील करना चाहेंगे अपने देशवासियों से, प्रदेशवासियों से? जो भी हरियाणा के स्टूडेंट्स हैं जो आगे तैयारी कर रहे हैं एचपीएससी को लेकर, तो हम उनसे यही कहेंगे कि ये जो लड़ाई है इंग्लिश सब्जेक्ट की नहीं है अकेले, जितने भी और सब्जेक्ट हैं, टेक्निकल जो अभी रिजल्ट आए हैं कुछ, उसमें भी सेम हुआ है, सीटें खाली छोड़ी जा रही है। ऐसा नहीं है कि हरियाणा में बच्चे पढ़ने वाले नहीं है। अभी यूपीएससी का जो रिजल्ट आता है उसमें शायद 37 कैंडिडेट्स जो हरियाणा से हैं वो यूपीएससी में क्लियर कर रहे हैं, और तो 100 में 6 है। हाँ जी। लेकिन जो आलोक वर्मा जो एचपीएससी के जो चेयरमैन है, वो हमें बोलते हैं, हम खुद वहां पे ऑफिस में गए थे तो हमें बोलते थे ये हरियाणा के जो यूनिवर्सिटीज हैं, हरियाणा के जो प्रोफेसर हैं वो बेकार हैं, वो आपको नहीं पढ़ाते हैं। तो ये जो नैरेटिव है, ये जो यूपीएससी का जो रिजल्ट आया है, इसने ये इसको वो किया है, ठीक है। हरियाणा के बच्चे पढ़ते नहीं है और हरियाणा के प्रोफेसर यूनिवर्सिटी में जो प्रोफेसर वो पढ़ाते नहीं है, तो आपने 2 बार जीआरएफ और 5 बार नेट कैसे कर लिया? हमारे प्रोफेसर रुपया में तो नहीं कराया, हमारे प्रोफेसर ने हमें पढ़ाया दे के तो नहीं कराया भाई। मैं पूछ रहा हूं 5 बार नेट और 2 बार जीआरएफ, तो 7 बार पैसे कौन देगा? ये भी सोचने की बात है। यही तो है ना, अगर चलो मैंने कर भी लिया तो 7 बार कौन देगा? 7 बार का हो गया ना, ठीक है। और जिन प्रोफेसर से मैं पढ़ा हूँ, एक प्रोफेसर मेरे आईएएस लगे हुए हैं फतेहाबाद में, वो डीसी हैं, विवेक भारती उनका नाम है, मैं उनका स्टूडेंट रहा हूँ, ठीक है। वो मुझे इतना अच्छा पढ़ाते थे, वो खुद आईएएस हैं, इंग्लिश के प्रोफेसर थे गवर्नमेंट कॉलेज हिसार में, वो मैं उनसे पढ़ा, वो आईएएस हैं खुद, ठीक है। तो अब ये नहीं है कि भी हम ऐसे प्रोफेसर, हमारे प्रोफेसर हमें बहुत अच्छा पढ़ाते हैं आलोक वर्मा जी, ऐसी बात नहीं है कि हमारे प्रोफेसर हमें नहीं पढ़ाते। हमारे प्रोफेसर खुद आईएएस बने हुए हैं, उनके स्टूडेंट्स हैं, वो टॉप करते हैं, ठीक है, आपके प्री पेपर। लेकिन आप जो जानबूझ के जो बच्चों को फेल करते हो ना, उसका फिर हमारे पास कोई इलाज नहीं है। आपकी फाइनेंशियली कंडीशन के बारे में बताइए, आपके पिताजी क्या करते हैं और फैमिली बैकग्राउंड क्या है? ठीक है, पिताजी भी हमारे खेती बाड़ी मजदूरी यही चीजें करते हैं। भाई हैं वो भी मतलब फर्नीचर का काम करते हैं। 6 भाई हैं हम, ठीक है। एक प्राइवेट स्कूल में टीचर है, 2 गवर्नमेंट जॉब में है। यानी कि इनके पिताजी ने इनको मजदूरी दिहाड़ी करके या खेती करके इनको पढ़ाया और इतने साल तक इनको स्कूल की फीसें, कॉलेज की फीसें, पीएचडी वगैरह की सारी फीसें, नेट की फीस और सारी चीजों की फीस भर के इतना कुछ जब लायक बनने का समय आया तो एचपीएससी ने ये कहकर नकार दिया भी आप क्वालिफाई नहीं हो, आपको आता ही कुछ नहीं, आपके प्रोफेसरों को कुछ नहीं आता। पूरी हरियाणा की शिक्षा व्यवस्था पर ही सवाल उठा दिए।
लेकिन मैं इसमें एक चीज और जो है, अगर एचपीएससी का चेयरमैन हरियाणा की शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठा रहा है तो फिर हरियाणा के शिक्षा मंत्री चुप क्यों है? हरियाणा का शिक्षा मंत्री एचपीएससी चेयरमैन से क्यों नहीं पूछ रहा भी आपने ये बयान कैसे दिया, किस ब्याज पे दिया? तो फिर इसके ऊपर शिक्षा विभाग और शिक्षा मंत्री के ऊपर भी सवाल खड़े होते हैं। सवाल तो देखिए, जो हरियाणा के टीचर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, उनके ऊपर भी खड़ा होता है। अभी आपके बारे में आलोक वर्मा एक बिहार से जो है वो आके आपके बारे में, हरियाणा आपके जो स्टेट है उसके जो टीचर्स है, प्रोफेसर, उनके बारे में बोल रहे हो, आप चुप बैठे हो, आपको बस सैलरी मिल रही है, आप कॉलेज यूनिवर्सिटीज में पढ़ा रहे हो, आप कुछ नहीं बोल रहे, और आपको निकम्मा बताया जा रहा है, आपके स्टूडेंट्स को निकम्मा बताया जा रहा है। तो टीचर्स के ऊपर भी ये क्वेश्चन होता है एक तो साथियों, साथी का कहना है अभी हरियाणा में जो टीचर्स वर्ग है, चाहे वो स्कूल का टीचर हो, पीजीटी हो, जेबीटी हो, टीजीटी हो, लेक्चरर, प्रोफेसर है, ये सवाल उनके ऊपर भी है, भी उनको भी इसके खुल के सामने आना चाहिए। आलोक वर्मा ने ये सब कैसे कह दिए ताकि उनकी काबिलियत पर संदेह किया जा रहा है और वो सिर्फ तनख्वाह लेने के लिए ही क्या स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं। साथियों, आज के लिए दिलशाद भाई से इतनी ही मुलाकात, लेकिन सोचना पड़ेगा हमारे भविष्य के साथ, हमारे बच्चों के भविष्य के साथ ये सरकार क्या कर रही है, क्या करना चाह रही है, हम लोगों को रोजगार क्यों रखा जा रहा है, चाहे वो जनरल कैटेगरी का हो, चाहे वो बीसी कैटेगरी का हो, चाहे वो एससी कैटेगरी का हो, चाहे एसटी कैटेगरी का हो, डीएस हो, कुछ भी हो, किसी को भी ये सरकार रोजगार नहीं देना चाह रही। तो साथियों, आप लोग इस वीडियो को शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा हरियाणा की जनता तक ये बात पहुंचे और इन युवाओं के, इन छात्रों के, इन स्टूडेंट के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो। जय हिंद, जय भारत।